धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल से न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में दो तस्वीरें छाई हुई हैं। बार बार उन तस्वीरों को घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है। एक तस्वीर है डॉक्टर जाकिर नाइक की और दूसरी तस्वीर है आजम खां की। ये दोनों तस्वीरें जब हमारे सामने से गुजरी तो हमें लगा कि इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है, उसको लेकर आपके सामने खबर रखी जानी चाहिए, क्योंकि हम उस सरकार के दौर में जी रहे हैं जो पिछले 7.5 साल से हर चीज को क्रोनोलॉजी के हिसाब से चला रही है, बता रही है, दिखा रही है। आपने सुना ही होगा, अमित शाह को उन्होंने कहा पहले एनपीआर आएगा, फिर उसके बाद एनआरसी आएगा, फिर उसके बाद जाकर सीएए आएगा। वर्तमान समय में देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं, यानी कि गृह मंत्री हैं अमित शाह। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी इसी क्रोनोलॉजी के आधार पर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उनको चाणक्य बताने में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि चाणक्य की अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले बंगाल में उनकी जो चाणक्य नीति है वो फ्लॉप साबित हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि जब से वो देश के गृह मंत्री बने तब से उनकी चाणक्य नीति में वो दम नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में बीजेपी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जो 2014 में उसने की थी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाई जो उन्हें 2014 में की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे झारखंड में भी बीजेपी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जो उसने 2014 में की थी। हालांकि 2015 के मुकाबले बिहार में 2020 के चुनाव में बीजेपी जरूर बढ़ी, लेकिन दिल्ली के अंदर बीजेपी शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद भी 3 सीटों से 8 सीटों तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि चाणक्य नीति वहां पर भी फेल होगी। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव में क्या चाणक्य नीति कुछ रंग दिखा पाएगी, या फिर से एक बार फुस्सी साबित हो जाएगी, या ये कहें कि संवैधानिक सीट पर बैठ जाने के बाद, गृह मंत्री बन जाने के बाद अब अमित शाह की चाणक्य नीति में उधार नहीं रह गई। इस पे एक अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन 2 तस्वीरें जो उभर के सामने आई हैं उनकी क्रोनोलॉजी पे क्यों सवाल खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं जाकिर नाइक की तरफ। देखिए, जाकिर नाइक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में वो मलेशिया में रह रहे हैं। भारत से वो एक तरीके से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, और उनको जो है इंडिया लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो इंडिया आने को तैयार नहीं हैं। 2016 से वो फरार हैं। उनकी एक संस्था है जिसका नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। उसके ज़रिए वो बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े संपोजियम किया करते थे और इस्लाम की दावत दिया करते थे, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में बताया करते थे। उसके चलते बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म अपना भी रहे थे, माना जा रहा है उसी के चलते इनको निशाना बनाया गया। हालांकि असल मुद्दा ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। वहाँ पे जब लोग पकड़े गए, उनसे पूछा गया कि आखिर तुम लोग क्या करते थे, उन्होंने बताया कि हम लोग जो है जाकिर नाइक की स्पीच सुना करते थे। उसी के बाद उनके खिलाफ यहाँ पर आतंकवाद की कार्रवाई शुरू की गई। बहुत सारी ईडी की और तमाम तरीके की जाँचें उनके खिलाफ शुरू कर दी गई। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। 2016 में उनकी जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसको बैन कर दिया गया। अब खबर छपी है कि सोमवार को, यानी कि कल जो तारीख थी वो थी 15 नवंबर को, गृह मंत्रालय ने, यानी कि अमित शाह के मंत्रालय ने फिर से एक बार नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, या यूं कहें उस आदेश के मुताबिक, अगले 5 साल के लिए फिर से एक बार IRF को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि भारत में उस पर बैन लगा रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्रोनोलॉजी को। ये खबर हमारे सामने उस दौर में आ रही है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। क्या जाकिर नाइक की इस खबर के जरिए कुछ दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है किसी धर्म विशेष के, समाज विशेष के लोगों को, ताकि वोट का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण किया जाए? क्या इसको तुष्टीकरण ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? क्या पहले से लागू किया जा सकता था, या बाद में किया जा सकता था, या इसको रखा ही था कि उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास जाकिर नाइक को लेकर इस तरीके का एक बयान जारी करेंगे, एक आदेश जारी करेंगे? ये संयोग है, प्रयोग है, आप सोचिएगा। लेकिन अब आजम खां को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं पिछले करीब 1.5 साल से आजम खां, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो है लंबे समय से जेल में थे। हालांकि तंजीम फातिमा जो विधायक हैं वर्तमान समय में रामपुर की सदर सीट से, वो बाहर आ चुकी हैं, और ये आजम खां और उनका बेटा अभी जेल में है। रामपुर के रहने वाले आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर की जेल में रख रखा है। कल कुछ तस्वीरें उभर के आई, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 88 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद उनको लखनऊ ले जाया गया और उनको CBI की अदालत में पेश किया गया। और उसके बाद वहाँ जो जज महोदय CBI के विशेष अदालत होती है, उसके विशेष ही जज होते हैं, मनोज पांडे उनका नाम है, उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख लगा दी। लेकिन कहा साथ में
कि अब उनको फिजिकली पेश होने की ज़रूरत नहीं है, इसी बार उनको फिजिकल बुलाया गया था। लेकिन सवाल जो उनकी फिजिकल पेशी कराई गई है इसी को लेकर खड़ा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कोरोना के दौर से सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली सुनवाई का और एक ऐसे लोग जो बीमार भी हैं, मंत्री भी हैं या उनकी जान को खतरा भी हो सकता है आते जाते वक्त, उन्हें इतना लंबा सफ़र तय कराना ये कोई संयोग तो नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग है। और ये तस्वीरें दिखाकर धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करना चाहती है मोदी सरकार। ये लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं भाई आजम खान को पेश कराना था तो 100 किलोमीटर लेके जाना, गाड़ियों का खर्चा कराना, फिर वापस छोड़ के आना जेल में, ये सब क्या होती। लेकिन ये तस्वीरें दिखानी थी जैसे आप दिखाई जा रही है डॉक्टर जाकिर नायक की, वैसे ही दिखाई गई आजम खान की कि देखिए ये आजम खान है और इस आजम खान को हमने जेल में डलवा रखा है और अब कैसे हम इसको जेलों से निकाल के कोर्ट तक लेके जा रहे हैं और फिर बाद में कोर्ट से ले जाके जेलों तक छोड़ के आ रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रामपुर के अंदर 88 मुकदमे आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज हैं, जिसमें से 84 मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है, 4 मुकदमे बाकी हैं। हो सकता है चुनाव से पहले वो जमानत पर बाहर आ जाएं और सत्ता परिवर्तन अगर हो गया तो जो स्थानीय स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर जो ये मुकदमे चल रहे हैं इसमें आजम खान को बड़ी राहत मिल जाए तो फिर आजम खान को कैसे फंसाया जाए, तो उसका नया आइडिया निकाला गया है कि सीबीआई और ईडी इनके पीछे लगा दें। कुछ खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके मुताबिक ईडी ने जेल में जाकर, सीतापुर की जेल में जाकर आजम खान से लगातार कई घंटे तक पूछताछ की है और कई दिनों तक ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहा है। सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और कल सीबीआई ने उनके खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें चार्जशीट की कॉपी दे दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 29 लगा दी गई है। बड़ा सवाल यही कि जब 29 को वर्चुअली पेश हो सकते हैं तो आज यानी कि 15 को उनको क्यों वर्चुअली पेश नहीं किया गया? क्या वो तस्वीरें दिखवानी ज़रूरी थी, कैमरे में रिकॉर्ड करवानी ज़रूरी थी, अखबारों में छपानी ज़रूरी थी ताकि क्रोनोलॉजी को समझा जा सके? कैमरे पे आजम खान है, दिखाया किन्हें जा रहा है और उसके बाद वोट किस आधार पे मांगा जा रहा है, यानी कि पहले एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर सीएए लाया जाएगा। ये क्रोनोलॉजी लोग बता रहे हैं। अब इस क्रोनोलॉजी में कितना दम है कितना दम नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात में दम साफ नजर आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन की आहट से लग रहा है बीजेपी खासी परेशान है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है लगातार उसका जनाधार घटते हुए बता रही हैं। एबीपी न्यूज सितंबर में कह रहा था कि 259 से 267 सीटें आएंगी और फिर अगले महीने के सर्वे अक्टूबर में कह रहा है कि 241 से 249 सीटें आएंगी और अब नवंबर के महीने में कह रहा है कि 213 से 221 सीटें आएंगी, यानी कि लगातार घट रहा है। तो ऐसे में जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, चाहे वो आतंकवाद के आरोप कर रहे हों, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हों, उनको दिखा के जेल लाते ले जाते, कोर्ट कचहरी लाते ले जाते दिखाकर बहुत कुछ बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हमें लगा कि इस क्रोनोलॉजी को आप तक भी पहुंचा दें, आप भी इसके बारे में जान लें। अच्छा बुरा जो भी आपका नज़रिया हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।